अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक तहरीम, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अल्लाह का शुक्र। गुड। ठीक है जी, हम कहाँ तक पहुंचे थे? हमने लास्ट चैप्टर करना था, लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन का 7 चैप्टर, लॉ ऑफ लॉ टॉर्ट। ऑफ टॉर्ट्स एंड प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, पेज 105। ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। देखो, हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं ना, वो पढ़ रहे थे कि नंबर वन, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या टर्म्स होते हैं, क्या वारंटीज होते हैं, सब हमने पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट में तीन एलिमेंट्स क्या हैं: ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। ठीक है। एंड जो एंटर इनटू लीगल रिलेशंस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। अब हम कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज और देखेंगे जिसको हम कहते हैं टॉर्ट। अच्छा, एक हमने देखा, एक होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ब्रीच यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रेक किया गया। ओके। एंड यहाँ पर जो ब्रेक किया गया है वो जान के किया गया। यहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस को जानते बूझते फ्रॉड्यूलेंट के जरिए या फिर रॉन्गफुल ट्रेडिंग के जरिए या फिर somehow it has been done by choice. यस, ओके। Now there is also another situation where a contract is broken, but it's not broken by choice, it's broken by mistake, either by mistake or either by negligence. It's either broken through mistake or through negligence. Now, how are we going to take this into account? Basically, what happens, जब देखो, एक होता है, अल्लाह भला करे आपका, कंडीशन। ओके। एक होता है आपकी वारंटी। ओके। जब आपका कोई मेजर कंडीशन ब्रेक होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम क्या कहते हैं? इट्स अ ब्रीच। बट जब कोई वारंटी ब्रेक होती है तो क्या हम उसको ब्रीच कंसिडर करते हैं? नहीं। नहीं। हम बोलते हैं कि भाई छोटी सी चीज थी, एडजस्ट हो जाएगा, खैर हो गई। ठीक है, आज नहीं मिली कल मिल जाएगी। मोटर डीलर का एग्जाम्पल अगर याद आ गया हो आपको। ओके। अब यहाँ पर ना कंडीशन ब्रेक है ना वारंटी ब्रेक है। यहाँ पर ब्रेक हो रहा है आपका, अल्लाह भला करे, हमने एथिक्स का चैप्टर पढ़ा था। नहीं, एथिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ा? एथिक्स वाला कौन नहीं सा? नहीं, पढ़ा था हमने। कॉपी, याद है कॉपी? जी जी। याद है फांसी? तो फिर पढ़ा था ना। अच्छा, अब कॉपी में पी स्टैंड्स फॉर। एथिक्स वाला कौन सा इसमें पढ़ा था? जी जी बिल्कुल पढ़ा था। कॉपी, पी फॉर प्रोफेशनल एथिक। एथिक्स क्या है? बेसिक एथिक्स। नहीं। बेसिक एथिक्स ऑफ एनी अकाउंटेंट दैट ही मस्ट फॉलो। अगर इसमें नहीं पढ़ा था तो F1 में तो पढ़ा ही होगा लाजमी तौर पे। जी, F1 में पढ़ा ठीक है। था। तो अकाउंटेंट को के बेसिक एथिक्स, जो ACCA कोड ऑफ एथिक्स बेसिक प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं, वो कॉपी का बताते हैं। सो C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, O फॉर ऑब्जेक्टिविटी, P फॉर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, P फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर, I फॉर इंटेग्रिटी। ये वो एथिक्स हैं जो हमें एज एन अकाउंटेंट फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर जो चीज ब्रेक होती है ना, वो ब्रेक होता है प्रोफेशनल ड्यू केयर। नाउ इट इज नीदर अ कंडीशन
nor a warranty, but it is a basic, very basic and very, very important and very, very but obvious and very, very crucial element. यानी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, अगर हम एक सिचुएशन डिस्कस करें जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो सिचुएशन ये है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, सड़क पे लेकर जा रहे हैं, तो आपके ऊपर ये लाजिम है कि आप ड्यू केयर रखेंगे, आप किसी का एक्सीडेंट नहीं करेंगे, आप सारे ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करेंगे। ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट में आपने साइन किया है, जरा भला बताना तो। नहीं किया। नहीं किया ना। बट अगर ये ब्रीच हो जाए, अगर ड्यू केयर ब्रीच हो जाए, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक्सीडेंट का मतलब जान के तो नहीं किया आपने, लेकिन क्या हुआ, या आपसे गलती हुई है या आपने लापरवाही बरती है, या आपसे गलती हुई है या आपने लापरवाही बरती है। और अगर आपने जान के किया तो वो तो फिर क्राइम के जुमरे में आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। इसी तरह आप एक सर्जन है, आपका कॉन्ट्रैक्ट तो हॉस्पिटल के साथ है, पेशेंट के साथ थोड़ी है। पेशेंट के साथ तो आपका कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। पढ़ा था ना आपने, व्हाट इज अ कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सर्जन के इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर भी ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपने सर्जरी करते हुए बड़ा ध्यान से सर्जरी करनी है। ये तो बट ऑब्वियस है ना, ये तो बट ऑब्वियस है, ये तो सबसे मेन शर्त है। आप सर्जन हो, किसी की जान का सवाल है, आपने ड्यू केयर आप पे लाजिम है, ये कहीं कोई लिखे या ना लिखे। और आपने गलती से मिस्टेक कर दी, आपने या तो लापरवाही जान के बरती, ये जानते हुए कि आप एक सर्जन है, आपने रात को, कल आपकी सर्जरी थी और रात को आप पार्टी करके आए हैं, हैंगओवर हुआ हुआ है अगले दिन। सो नाउ अब यहाँ पे इसको हम किस जुमरे में डील करेंगे, इस तरह की चीज को जहाँ पे ड्यू केयर ब्रेक हो रहा है, उसको हम कहेंगे इट्स अ टॉर्ट, इट्स अ ब्रेक ऑफ अ लॉ ऑफ टॉर्ट। आपने इसको ब्रीच किया। एंड प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, ये इस जुमरे में आएगा, इस तरह का वाकया इस जुमरे में आएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। आइए देखते हैं, अब इसके चैप्टर में घुसते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो पढ़िए, द लॉ गिव्स। The law gives various rights to person. When such a right is infringed, the wrongdoer is liable in tort. अगेन नेक्स्ट। Tort is distinguished from other legal wrongs. It is not a breach of contract where the obligation which is alleged to have been breached arose under an agreement between two parties. It is not a crime where the object of proceedings is to punish the offender rather than compensate the victim. राइट, ये क्राइम नहीं है, क्योंकि क्राइम तो बिल्कुल प्री प्लान्ड होता है, जान के और टारगेटेड होता है। ठीक है, जब प्री प्लान्ड और टारगेटेड नहीं है तो फिर ऑब्वियसली इट्स नॉट अ क्राइम। एंड देयरफॉर यहाँ पे हम जो भी रॉन्ग डूअर है उसको हम पनिश नहीं करेंगे, बल्कि हमें विक्टिम को कंपेंसेट करना है किसी ना किसी तरह। Okay. नेक्स्ट पढ़िए। A tort is a civil wrong, and the person wronged sues in the civil court for the compensation or an injunction. The claimant's claim generally is that they have suffered a loss, such as a personal injury at the hand of the defendant, and the defendant should pay damages. In tort, no previous transaction or contractual relationship need exist. The parties may be complete strangers, such as when a motorist knocked down a pedestrian in the street. The claim in the tort is based on the general law of duties and rights. बात समझ आ गई। अभी हमने जितना भी डिस्कशन किया वो सब इन पैराग्राफ्स में मेंशन। ठीक है। Yes. टाइप्स ऑफ टॉर्ट, कितने टाइप्स ऑफ टॉर्ट होते हैं? नंबर 1 पासिंग ऑफ, एंड नंबर 2 नेग्लिजेंस। पासिंग ऑफ पढ़िए। Passing off is the use of the name, mark, or description by one business that misleads a consumer to believe that their business is that of another. This tort often occurs when expensive designer products such as watches or clothing are copied and sold as original to
unsuspecting customers. ठीक है, पासिंग ऑफ बेसिकली क्या, ये कौन सी तरह का टॉर्ट है? इसमें एक पार्टी है मिस्टर ए, वो फर्ज करें, क्या नाम है उसका, माइकल कॉर्स। माइकल कॉर्स का ब्रांड कॉपी करके सेम नाम सेम लोगो और एक वो प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट्स तकरीबन कॉपी बना रहे हैं और बेच रहा है माइकल कॉर्स, और कंज्यूमर को यही बोल रहा है कि ये तो बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट है, माइकल कॉर्स का प्रोडक्ट है। दिस इज कॉल्ड पासिंग ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट, the development of the internet has seen the routine selling of domain names to those who wish to buy them. This has created the opportunity for individuals to set up a website that has the intention of mimicking an established brand and stealing their customers. The issue of what is misleading under the tort of passing off has been the subject of numerous cases, but it appears that the businesses do have to be very similar indeed. Now, अच्छा, अब इसमें आपका ये सवाल हो सकता है कि मैम ये तो फ्रॉड्यूलेंट एक्ट है, नहीं लग रहा, ये तो धोखा देना हुआ और ये तो जान के कर रहे हैं, तो ये फिर टॉट में कैसे आया? Yes. आ सकता है ना जहन में सवाल, ये तो फिर आप जान के कर रहे हैं, किसी का नाम लेकर वही नाम रख रहे हैं। तो याद रखिए कि यहाँ पर ये लोग एक ट्रिक करते हैं, और ट्रिक ये लोग इनोसेंस में करते हैं या जान के करते हैं, ये तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन देम। कि ये लोग फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा माइकल कॉर्स, ठीक है, आई होप आपने इसका ब्रांड देखा हुआ होगा। व्हाट Yes. विल दे डू? दे विल change the spelling slightly, very slightly, किसी को पता भी नहीं चलेगा, यानी दूर से फॉन्ट भी वही होगा, सब कुछ होगा, could be like this। और फिर लोगों में भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि कॉपी जरूर होगा मगर उसका के उल्टा लिखा हुआ होगा, just to differentiate slightly, because then it does not become a crime, because आपका डिफरेंट है उसका डिफरेंट है, बट इतना सिमिलर आपने रखा है कि जो कस्टमर है वो धोखा खा रहा है और आप और उसको ओरिजिनल समझ रहे हैं आप, प्लस जी. डिफरेंट कंट्री में हो रहे हैं। माइकल कोर्स की कॉपीज कहाँ मिलेंगी आपको ज्यादा, ये इंडो पाकिस्तान में मिलेगी कॉपी वाला माल, तो आप देखोगे कि इस तरह का नाम यूज हो रहा है। तो अब ऐसे तो क्राइम नहीं है, बट वैसे देखा जाए तो क्राइम भी लग रहा है, तो इसको हम किस जुमले में डालते हैं? टॉर्ट पे डालते हैं। बात समझ आ गई? जी. नेक्स्ट, नेग्लिजेंस। In simple term, negligence is the carelessness of an individual or a company which cause damage, physical or financial, to the claimant. Negligence acts tend to be inadvertent or reckless, but not normally intentional. Sorry. इंटेंशनल नहीं होता, इनएडवर्टेंट होता है या फिर रेकलेस होता है, यानी ऑब्वियसली गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, लापरवाही हो गई है, ख्याल नहीं रहा, अनजाने में हो गया, जल्दी में हो गया। नेक्स्ट, the tort of negligence is the most important modern tort. To succeed in an action for negligence, the claimant must prove. अब अगर आपको ये प्रूव करना है कोर्ट में कि हाँ नेग्लिजेंस हुई है और ये टॉर्ट लॉस पे अप्लाई होता है, तो क्लेमेंट को, क्योंकि इसने सू की है, इसको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में दैट डिफेंडेंट हैड अ ड्यूटी ऑफ केयर टू अवॉइड कॉजिंग इंजरी, डैमेज, लॉस। उसकी ड्यूटी बनती थी कि वो ख्याल रखे। दूसरा, देयर वाज अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, और वो ड्यूटी उसने ख्याल नहीं रखा, उसने फुलफिल नहीं की। इन कॉन्सिक्वेंस द क्लेमेंट सफर्ड इंजरी, डैमेज, लॉस, और उसके नतीजे में क्लेमेंट को नुकसान उठाना पड़ा। ये तीन बातें क्लेमेंट को प्रूव करनी है। कौन कौन सी बातें जहरीन? नंबर वन, कि उसने ड्यूटी ऑफ केयर से किया था, मतलब कि अवॉइड करे कि वो उसको कुछ भी ना हो. उसकी ड्यूटी बनती थी, उसकी ड्यूटी ऑफ केयर बनती थी। और उसके बाद ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, हम्म मतलब वो उसने ड्यूटी सही नहीं की डिफेंडेंट ने. हम्म और उसके अलावा क्लेमेंट को जो है ना इंजरी या डैमेज हो गया. एग्जैक्टली। नेक्स्ट, एक मिनट, ये जरा पढ़िए डेफिनेशन।
is a distinct tort of negligence which is causing loss by failure to take reasonable care when there is a duty to do so. This is the most important and far-reaching modern tort. The term negligence is used to describe carelessly carrying out an act and breaking a legal duty of care to another, causing them loss or damage. ठीक है, आई थिंक वही सारी बातें रिपीट हो रही हैं. Yes. Next, liability. Any legal person can commit and therefore be liable for a tort, providing the three-stage test is passed. Three-stage test वही जो ऊपर में है. This includes, for example, a car driver who injures a pedestrian or a company that causes death or injury to a customer. Also, an employer can be vicariously liable for the acts of an employee. This means an employer may be liable for loss or damage caused by an employee, providing the acts were committed whilst the employee was performing the duties they were employed to do so. इस term का क्या मतलब है, vicariously liable? ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी होगी अगर एम्प्लॉय ने कोई भी डैमेज या लॉस किया. एग्जैक्टली. एम्प्लॉय ने गलती की, नेग्लिजेंस की, सजा किसको मिलेगी? एम्प्लॉयर को. जिम्मेदार और- कौन होगा? एम्प्लॉयर को. सिर्फ तब जब वो गलती वो ड्यूटी परफॉर्म करते हुए कर रहा था, एम्प्लॉयर की ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए कर रहा था, तो एम्प्लॉयर वुड बी रिस्पॉन्सिबल. नाउ, ड्यूटी ऑफ केयर. In the landmark case of Deneuve versus Stevenson, the House of Lords ruled that a person might owe a duty of care to another with whom they had no contractual relationship at all. The doctrine has been refined in subsequent rulings, but the principle is unchanged. यानी कि ऑब्वियसली अगर आप गाड़ी चला रही हो रास्ते में और राह चलते किसी की टक्कर हो गई, तो आप उस राह चलते को तो जानती नहीं हो, स्ट्रेंजर, कंप्लीट स्ट्रेंजर, नो कॉन्ट्रैक्ट विद देम, फिर भी आपके ऊपर ये ड्यूटी लागू होगी, लॉ ऑफ टॉर्ट लागू होगा. ठीक है, नेक्स्ट, डेनोव वर्सेस स्टीवेंसन पर द फैक्ट्स. A purchased a bottle of ginger beer for consumption by B. B drank part of the contents, which contained the remains of the decomposed snail, and became ill. The manufacturer argued that as there was no contract between himself and B, he owed her no duty of care and so was not liable. Decision. The House of Lords laid down the general principle that every person owes a duty of care to his neighbor, to a person so closely and directly affected by my act that I ought reasonably to have them in a contemplation as being so affected. समझ आया केस क्या हो रहा है? जी जी. ठीक है, तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में किसी मेहमान को पिलाने के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई और उस कोल्ड ड्रिंक में डीकम्पोज स्नेल निकला, वो पीकर आपका मेहमान बीमार पड़ गया, तो अब आपने क्या किया? आपने जाकर कंपनी को, जो कोका कोला या जो भी वो ड्रिंक था उसको बनाने वाली कंपनी को आपने जाके सू कर दिया. उस कंपनी ने कहा कि भाई मैं तो जानता भी नहीं तुम्हारे मेहमान को, कौन है तुम्हारा मेहमान, मेरा और उसका तो कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो मेरे ऊपर तो कोई ड्यूटी ऑफ केयर नहीं है. बट डिसीजन क्या आया? नो. भले Taking duty आपके, of आप जानते हो नहीं जानते हो, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ केयर. आपके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे कोई शख्स बीमार पड़े या मर जाए. तो आपके प्रोडक्ट में ये चीज पाई गई है और उसकी वजह से खासा नुकसान हुआ है, और जाहिर है आपने जान के तो नहीं किया क्योंकि टारगेटेड किलिंग तो नहीं थी, तो क्राइम नहीं है, बट लॉ ऑफ टॉर्ट इस पे अप्लाई हो. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द डॉक्ट्रिन. पढ़िए यहाँ से. this narrow doctrine has been much refined over the years since the snail made its celebrated appearance. For any duty of care to exist, it was stated in Annis versus Merton, London, that two stages must be tested. Is there a sufficient proximity between the parties such that the harm suffered was reasonably foreseeable? Should the duty be restricted or limited for reason of economic, social, or public policy? अब ये दो चीजें हैं. देखो, ओवर द इयर्स मैंने क्या कहा कि लॉ जब स्टार्ट हुआ था, बना था, तो महाराजा राजाओं के जमाने में, एंड ग्रेजुअली इंसान ने बहुत सीखा, इंसाफ कर करके, दे दे के, डिफरेंट डिफरेंट केसेस को, यू नो,
फेस करके, रिजॉल्व करके बहुत सारी चीजें बात सामने आई, बहुत सारे लॉज रिफाइन हुए, इवॉल्व हुए। इसी तरह इस डॉक्ट्रिन को भी रिफाइन किया गया और इसमें दो बातें डाली गई कि क्या ये सफिशिएंट प्रॉक्सिमिटी पे था बिटवीन द पार्टीज, मतलब अगर ये दो पार्टीज आपस में इनका कोई मसला हुआ है तो क्या ये लोग इस प्रॉक्सिमिटी में थे कि जो हार्म, मतलब इसकी एक्शन की वजह से जो हार्म इसको पहुंचा है, क्या इसके लिए वो फोर्सिबल था रीजनेबली। नंबर वन। नंबर टू, क्या रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, लिमिट करना चाहिए इस ड्यूटी ऑफ केयर को फॉर रीजंस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल और पब्लिक पॉलिसी। तो ये दो बातें भी सामने आई और इस डॉक्ट्रिन का हिस्सा बनी। So the latest stage in the doctrine's development came in Capero Industry PLC versus Dickman, that established a three-stage test for establishing a duty of care that still stands. कह रहे हैं कि duty of care इन दोनों की आपस में तभी बनेगी जब ये तीन चीजें फुलफिल होंगी। नंबर वन, was the harm reasonably foreseeable? क्या पता था कि इस एक्शन से किसी ना किसी को तो नुकसान पहुंचना है। Was there a relationship of proximity between the parties? क्या दोनों पार्टीज के दरमियान प्रॉक्सिमिटी यानी कि वो मतलब एक दूसरे के करीब करीब थे, या एक दूसरे को एटलीस्ट देखा हुआ था, वो किसी तरह का भी रिलेशनशिप था क्या इन दोनों पार्टीज के दरमियान। कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस, इज इट फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल टू इम्पोज अ ड्यूटी ऑफ केयर। एंड ऑल्सो पूरी सिनेरियो और सिचुएशन को सुनने के बाद ये भी हमें देखना होगा कि क्या ये वाकई में फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल है कि हम मिस्टर एक्स पे ये ड्यूटी ऑफ केयर थोपें। क्या इसके साथ जस्टिस जस्टिफाइड है इसके लिए, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पर्सपेक्टिव से। एक बिल्कुल फेयर होके हमें ये देखना पड़ेगा। तो देखते हैं केस से और समझ आएगा। Breach of duty of care. Second element that must be proven by a claimant in an action of negligence is that there was a breach of duty of care by the defendant. कि breach तो हुआ, ड्यूटी थी, ये पहली चीज है। तो ड्यूटी थी तो हमें ये तीन चीजों को देखना पड़ेगा। अगर ये तीन चीजें हैं तो मतलब ड्यूटी थी। फिर उसके बाद ब्रीच हुआ है, मसला हुआ है, तो मसला हुआ है, ब्रीच हुआ है, तो फिर अब देखते हैं कि फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड व्हेन डिसाइडिंग इफ अ ड्यूटी ऑफ केयर हैज बीन ब्रीच्ड। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजरी। क्या प्रोबेबिलिटी थी कि इंजरी होगी, क्या चांसेस थे। नंबर टू, सीरियसनेस ऑफ द रिस्क। क्या कितना सीरियस था ये एक्शन, की मतलब इससे जो रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस होना था वो बड़ा सीरियस होना था। सो इसको जरा पढ़ें, सीरियसनेस ऑफ द रिस्क। द यंग, The young, old, or disabled may be prone to more serious injury than a fit, able-bodied person. The eggshell skull rule means that you must take your victim as they are. Where the risk to a vulnerable is high, the level of care required is raised. पढ़िए ये केस, स्मिथ वर्सेस लीच ब्रेन, पेरिस वर्सेस स्टेपनी बरो। फैक्ट्स। He was employed by K on vehicle maintenance. P had already lost the sight of one eye. It was not the normal practice to issue protective goggles since the risk of eye injury was small. A chip of metal flew into P's good eye and blinded him. Decision: there was a high standard of care owed to P because an injury to his remaining good eye would blind him. ओके, यहाँ पे मुझे एक शेल स्कल के ऊपर एक केस याद आ रहा है। उस केस में हुआ ये था that there was a person A, there was a person B। ठीक है, B और A दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ठीक है, बॉयज, यू नो हाउ बॉयज आर, दोनों में आपस में कुछ छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हुई एंड बी ने ए को मुक्का मारा, पंच किया। बट बी ने ए को मतलब एक कैजुअल पंच किया, इट वॉजेंट अ वेरी सीरियस डेडली पंच, बट ए को सीरियस इंजरी हो गई इस हल्के से पंच से। यानी उसकी जो रिब्स थी वो उसमें फ्रैक्चर हो गया, उसको अच्छा खासा मतलब इंजरी हुई, जिसकी वजह से उसको उसकी यूनिवर्सिटी भी मिस हुई। उसको 1 महीने का बेड रेस्ट हो गया एंड काफी सीरियस हो गया था मामला। ठीक है, तो अब बताओ ए और बी की आपस में क्या ड्यूटी
ऑफ केयर किसी भी किस्म का था? नंबर वन। हाँ। अगर था तो तुम ऐसे नहीं बोल सकती था, तुम प्रूव करो कि ड्यूटी ऑफ केयर कैसे थी। अभी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े ना, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो हार्म था वो फोर्सिएबल था या नहीं था। उसके बाद और क्या, प्रॉक्सिमिटी में था वो पर्सन या नहीं था। और तीसरा, क्या जेन्युइनली इज इट फेयर कि उसकी ड्यूटी ऑफ केयर लगाई जाए। अब ये तीनों को यहाँ पे लगा के बताओ, ड्यूटी ऑफ केयर थी भी की या नहीं। आई थिंक हाँ, फोर्सिएबल नहीं था क्योंकि उसने तो लाइट पंच किया था। एग्जैक्टली हाँ, फोर्सेबल नहीं था। और इसलिए भी नहीं था बिकॉज दोनों जवान लड़के थे यार। मतलब हाँ। 30-24 साल के दोनों लड़के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, 23-24 साल के। और एक ने एक को पंच किया तो उसकी मतलब हड्डी ही टूट गई और 1 महीने का रेस्ट हो गया, क्या हुआ। तो बाद में पता चला कि ए पहले से ही बीमार रहता था, वीक बच्चा था। ठीक है, वो पहले से उसके अंदर काफी बीमारियां वगैरह चल रही थी। अब उसके हल्के से पंच ने भी वो काम खराब कर दिया, उसको सीरियस इंजरी हो गई। अब ये बात तो बी नहीं जानता था कि वो बीमार है कर्से से या उसके साथ क्या इंटरनल मसले मसाइल चल रहे हैं। तो ये बी से एक तरह से, क्योंकि वो सिर्फ एक पंच था, ऐसा भी नहीं था कि वो कंटिन्यूसली मारता गया और इतनी सिवियर उसको फ्रैक्चर हो गया। ऐसा भी नहीं था, वो एक में ही गिर गया, ढेर हो गया। समझ रहे हैं? तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि ड्यूटी ऑफ केयर के लिए इन तीनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। एंड देन ब्रीच के लिए सीरियसनेस ऑफ द रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजरी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं ना। पेरिस वर्सेस स्टेफनी बरोस्किल, ये वाली भी मतलब एग्जाम, ये केस समझ आया या इसको से एक्सप्लेन कर। जी, समझ आ गया। राइट, नेक्स्ट। इश्यूज ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड कॉस्ट, तीसरी बात हम ये चेक कर रहे होंगे। It is not always reasonable to ensure all possible precautions are taken. Where the cost of disruption caused to eliminate the danger far exceeds the risk of it occurring, it is likely that defendants will be found not to have breached their duty if they do not implement them. अब इसकी मिसाल ये है कि भाई, नंबर वन, जब भी कॉर्पोरेट में क्या है, आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी देखें, हम हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि भैया ये एक चीज में है, ठीक है, इसकी कॉस्ट है $1000, मैं इसको खरीदूं या ना खरीदूं। तो मैं ये चेक करूंगी कि भाई इसकी कॉस्ट $1000 है, तो क्या इसका जो इसको मैं खरीद के जो मेरा बेनिफिट है वो भी इक्विवेलेंट है $1000 के या नहीं, या उससे कम है, या हो सकता है उससे ज्यादा है। अगर तो मुझे ये पता चल जाए कि ये 1K की कॉस्ट लगा के मैं $5000 का बेनिफिट कमा सकती हूँ, तो फिर इट्स वर्थ इट, इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन अगर ये नजर आए कि 1K का खर्च करके, एक्सपेंस करके मुझे $500 का भी फायदा नहीं हो रहा, तो फिर आई विल चूज नॉट टू परचेज। इसी तरह जब आप किसी भी इदारे में भी सेफ्टी मेजर्स ले रहे होते हो, सेफ्टी मेजर्स, तो हम देखते हैं कि भाई ये सेफ्टी मेजर्स की कॉस्ट क्या आ रही है और इसका बेनिफिट क्या होगा। अब अगर हम अपने स्कूल में, अपने इदारे में, अपने इंस्टीट्यूट में फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाएं तो उसकी कॉस्ट बहुत मिनिमल है और बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि किसी की जान बच सकती है। लेकिन अब कोई बोले हमें कि पूरे इंस्टीट्यूट के इर्द गिर्द एक फेंस लगाएं जिस फेंस में अलार्म लगा हुआ हो ताकि कोई चोर अंदर ना आ सके, तो हम देखेंगे कि अच्छा ठीक है, फेंस की क्या कॉस्ट आ रही है और इस कॉस्ट के बाद बेनिफिट क्या मिल रहा है, क्या हम वाकई में फुल प्रूफ फ्री हो जाएंगे, मतलब कोई चोर नहीं घुस सकता, क्या यहाँ पे चोरी के कितना रेशियो है, कितनी हो रही है डकैतियां चोरियां, तो वो भी देख लें। तो अगर आपको लगेगा कि नहीं कॉस्ट ज्यादा है बिला वजह का और बेनिफिट है नहीं, यहाँ कौन सी चोरी हो रही है, या यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मजबूत है, सिक्योरिटी है, यहाँ जरूरत ही नहीं कि आप फेंस लगाओ, तो फिर आप नहीं लगाओगे। और फिर आपके ऊपर अगर ये ना लगाने की वजह से कोई मसला होता भी है, तो ड्यूटी ऑफ केयर के जुमरे में ये नहीं बात की जा सकती कि भाई आपने फेंस अलार्म क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑब्वियसली द प्रोबेबिलिटी, यू हैव टू चेक द फोर्सिएबिलिटी ऑफ द हार्म। एंड अगर फोर्सिएबल नहीं था हार्म, तो जाहिर है आपके ऊपर कोई फर्ज नहीं था कि आप ये फेंस अलार्म लगाते हैं। बात समझ आ रही है? आगे बढ़े। जी।
ऑलराइट, लैटिमर वर्सेस एईसी लिमिटेड, केस पढ़िए। The defendant owned a factory that became flooded after a period of heavy rain. The water mixed with oil on the factory floor, causing it to become very slippery. Sawdust was applied to the majority of the areas affected, but the claimant slipped on one of the few areas and was not treated. Decision: the defendant did all that was necessary to reduce the risk to its employees and was not held liable. The only other option was to close the factory. However, no evidence could be provided that would indicate a reasonable employer would have taken the course of action. Closing the factory would have outweighed the risk of the employee. क्या बात समझ आ रही है? यहाँ पे ये कॉस्ट और बेनिफिट का एलिमेंट समझ आया इस Yes. केस के जरिए? अगर फैक्ट्री को बंद कर देता तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती बिल्कुल। और फिर उसने नेसेसरी प्रिकॉशंस तो लिए, अब पूरी फैक्ट्री में तो उसने किया, अब कहीं कहीं रह गया तो फिर वो रह गया, तो द एम्प्लॉयर वाज नॉट हेल्ड लायबल, द डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लायबल, यही यही फैसला है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉमन प्रैक्टिस पढ़ें। where an individual can prove their actions were in line with common practice or custom, it is likely that they would have met their duty of care. This is unless the common practice itself is found to be negligent. नेक्स्ट, Social benefit: where an action is of some benefit to society, the defendant may be protected from liability even if their action creates risk. For example, a fire engine that speeds to a major disaster provides a social benefit that may outweigh the greater risk to the public. Professions and skills. Person who hold themselves out to possess a particular skill should be judged on what a reasonable person possessing the same skill would do in the situation rather than of the reasonable man. Professions are able to set their own standard of care for their members to meet, and therefore members should be judged against these standards rather than those laid down by the court. ठीक है, तो अब ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई उसने ब्रीच किया भी है या नहीं, ड्यूटी ब्रीच हुई भी है ड्यूटी ऑफ केयर या नहीं। Okay. ब्रीच होने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी होंगी कि इंजरी की प्रोबेबिलिटी थी या नहीं थी, हमें देखना पड़ेगा कि रिस्क कितना सीरियस था, सीरियसनेस ऑफ द रिस्क, हमें देखना पड़ेगा कि इश्यूज ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड कॉस्ट। ठीक है, फिर हमें देखना पड़ेगा कॉमन प्रैक्टिस क्या है उस वक्त, कस्टम या रिचुअल क्या था, क्या कॉमन प्रैक्टिस, इंडस्ट्री की कॉमन प्रैक्टिस को फॉलो किया गया है या नहीं, अनलेस की कॉमन प्रैक्टिस गलत हो। सोशल बेनिफिट, उसका सोसाइटी में बेनिफिट क्या था वो काम करने का, वो एहतियात बरतने का, और क्या उस प्रोफेशन में दूसरे प्रोफेशन के लोग भी यही प्रिकॉशंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो हर प्रोफेशन का अपना स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है जो वो करते ही हैं। तो अगर कोर्ट कोई अलग से भी बता रहे हैं तो बेसिकली उनको फुलफिल वो करना है जो उनके प्रोफेशन के स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर हैं, और अगर उन्होंने उनमें से किसी को ब्रीच किया है तो फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी बनती है। यहाँ तक क्लियर है? जी. अच्छा जी, अब मैं चाहूंगी, हमारे पास कुछ न्यू वर्ड्स न्यू टर्मिनोलॉजीज आ रहे हैं, मैं चाहूंगी आप इसको गो थ्रू करें। रेसिप्सा लोकेटर, कैजुअलिटी एंड रिमोटनेस ऑफ डैमेज, द बट फॉर टेस्ट, ये यहाँ तक आप इसको जरा गो थ्रू करें। नोविस एक्टिस इंटरवेनियस, बस, नेचुरल इवेंट्स, दैट्स ऑल। ये जरा गो थ्रू करें, फिर हम इसको एक एक करके डिस्कस करें।
Are you done? नहीं, एक्ट ऑफ क्लेमेंट करूँ 5.31। Okay, continue. I'm giving you 2 more minutes. मैम हो गया।
Yes, Terim, are you done now? Yes. Res ipsa loquitur. What did you understand by this term? इसमें कि डैमेज खुद बता रहा होता है कि वो कितना डैमेज्ड है या उसमें कितनी नेग्लिजेंस थी. The facts speak for themselves. For example, CCTV footage आ रही है. अब उसपे पूरा बज़ाहिर सब कुछ नजर आ रहा है. तो जब नजर आ रही है एक चीज कि हाँ ये वाकई में नेग्लिजेंस हुई है, तो फिर हुई है. Facts speak for themselves. Res ipsa loquitur. The things speak for itself. The claimant must demonstrate the following to rely on this principle. Number one, the thing which caused the injury was under the management and control of the defendant, and the accident was such that it would not occur if those in control used proper care. यानी कि जिसके हाथ से इंजरी हुई है उसके मुकम्मल कंट्रोल में था और वो चाहता तो प्रॉपर केयर लेता तो वो बच सकता था. The fact that the car skidded to the wrong side of the road was enough to indicate careless driving. ये केस था रिचली वर्सेस पॉल का, जिसमें जाहिर है ड्राइवर ने रॉन्ग साइड ऑफ द रोड पे कार स्किड हुई और उसने रॉन्ग साइड पे चले टर्न कर दिया व्हील, स्टीयरिंग व्हील, राइट. नेक्स्ट, कैजुअलिटी एंड रिमोटनेस ऑफ डैमेज. यहाँ क्या पढ़ा आपने तेरी, यहाँ क्या बात समझ है? इसमें था कि डैमेज और लॉस कितना हुआ था, लाइक फाइनेंशियल लॉस था या फिर पर्सनल इंजरी. डैमेजेस और लॉस बताए थे कि कौन कौन से लॉस और डैमेजेस हो सकते हैं. इंजरी और डैमेज टू प्रॉपर्टी. बेसिकली हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो डैमेज हुआ है उसकी रिमोटनेस क्या है. रिमोटनेस यानी कि हाँ. एक्शन, एक एक्शन की वजह से क्या चांसेस थे कि बी को नुकसान पहुंचे. कितने चांसेस थे कि ये ए का ही एक्शन था कि जिसकी वजह से बी को नुकसान हुआ. अगर ए ने ऐसा एक्शन ना लिया होता तो बी को नुकसान भी ना पहुंचता. तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन क्या ये इंजरी और नुकसान उस वजह से हुआ है, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट. जिसमें पर्सनल इंजरी, डैमेज टू प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल लॉस, प्योर फाइनेंशियल लॉस, ये सारी चीजें आ जाती है. नेक्स्ट, प्योर फाइनेंशियल लॉस ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक लॉस इज लॉस विच इज अनकनेक्टेड विद फिजिकल डैमेज. फिजिकली कुछ भी नहीं हुआ बट फाइनेंशियली लॉस हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, द बट फॉर टेस्ट. बट फॉर टेस्ट में क्या कहा? दूसरा टेस्ट है बट फॉर टेस्ट, और इसमें भी वही बात है जो पहले हमने देखी कि अगर अगर वो ए का एक्शन ना हुआ होता तो बी को नुकसान ना पहुंचा होता. Yes. ऑलमोस्ट वही चीज बताई जा रही है. ठीक है, जहाँ जो रिमोटनेस में भी बताई गई. नेक्स्ट, मल्टीपल कॉजेज, और दूसरे कॉजेज भी हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा था वो साइकिल चला रहा था. ठीक है, साइकिल चलाते चलाते अचानक से उसके सर पे आकर एक बॉल लगी और वो गिर गया. बॉल लगी, वो गिरा, और सामने से गाड़ी भी आ रही थी और दोनों एट द सेम टाइम टकराए भी. मतलब यहाँ से बॉल गिरी सर पे और यहाँ से साइकिल टकराई गाड़ी से, और जिसकी वजह से साइकिल गिर गई. लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि असल में कल्प्रिट कौन है, बॉल या गाड़ी. नुकसान किसकी वजह से हुआ? तो पता ये चला कि कुछ कभी कभी केसेस ऐसे भी हो जाते हैं कि जहाँ पे मल्टीपल कॉजेज आ जाते हैं फॉर द हार्म दैट दिस पर्सन हैड टू गो थ्रू. तो वो मल्टीपल कॉजेस की वजह से हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके नहीं बता सकते कि ये गाड़ी के ड्राइवर को हम चार्ज करें या जिसने बॉल फेंकी उसको चार्ज करें, क्या करें. Novus actus interveniens. Novus actus interveniens, courts will only impart liability where there is a cause of events that are a probable result of the defendant's action. Defendants will not be liable for damage when the chain of events is broken. There are three types of intervening act that will break the chain of causation.
चेन ऑफ कॉजेशन क्या मतलब? तहरीम, आपको क्या बात समझ आ रही है चेन ऑफ कॉजेशन से? मतलब लाइक मल्टीपल इवेंट्स हुए, चेन ऑफ कॉजेशन। यही समझ आ रही है। कॉजेशन बेसिकली हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में एक लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट होता है, that behind every effect there is a cause, and behind that cause is also another cause, and behind that a cause is another cause. मतलब एक सिलसिला है जो चला आ रहा है। अगर आपने इस सिलसिले को देखना है तो कभी आपने डोमिनोज खेला है? डोमिनोज की जो बार्स होती हैं उनको कभी आप स्ट्रेट ऐसे लगा दो और यहाँ से हल्का सा एक पुश करो पहले डोमिनो को, तो क्या पता चलेगा? ये डोमिनो इसके ऊपर गिरेगा, फिर ये डोमिनो इसके ऊपर गिरेगा, ये इसके ऊपर गिरेगा, एंड लाइन से ये सारे गिरते चले जाएंगे। तो ये बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसी तरह कायनात में हर चीज कॉज एंड इफेक्ट पे है। अगर हम इसको किस तरह से समझें, हम्म, समंदर है, समंदर से पानी इवेपोरेट करता है, बादल बनते हैं, फिर बादल से फिर बारिश होती है, वापस समंदर में आ जाते हैं, फिर समंदर से इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये कॉज एंड इफेक्ट चलता ही रह रहा है, इट्स मुस्तकिल, ठीक है, कंटिन्यूअस। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये दुनिया नहीं रुक जाएगी। तो हर चीज चल रही है, इट्स मूविंग फॉरवर्ड। इसी तरह जब कोई इवेंट होता है, उस इवेंट में अभी जैसे हमने साइकिल वाली मिसाल, ठीक है, साइकिल और ये गाड़ी, अब कॉज क्या था हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे दो कॉजेज आ गए। दो कॉजेज का मतलब है कि एक कॉज ने दूसरे कॉज को इंटरवीन कर लिया। इंटरवीन कर लिया यानी कि हो सकता है कि पहले गाड़ी ही लगी हो साइकिल से, बट फिर बॉल बीच में आ गई। तो अब हम डायरेक्टली ड्राइवर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि क्योंकि हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि आखिर हुआ क्या, असली गुनहगार कौन है, असली कल्प्रिट कौन है। तो यहाँ पर नोविस एक्टिस इंटरवेनियंस, एक्टिस का मतलब है एक्शन, इंटरवेनियंस का मतलब है इंटरवीन, इंटरफेयर कर लेना। तो ये तीन तरह के हमें बताए गए हैं कि ये तीन सिनेरियोज हैं कि तीन तरह के ये इंटरवेंशंस होती हैं। पहला है एक्ट ऑफ द क्लेमेंट। The action of the claimant themselves may break the chain of causation. The rule is that where the act is reasonable and in the ordinary course of things, an act by the claimant will not break the chain. अब यहाँ पे जो केस है वो मैक्रो वर्सेस हॉलैंड, हैनन एंड क्यूबिट्स का केस है। इसमें इसमें केस में क्या हुआ था कि क्लेमेंट के लेग में इंजरी थी, एंड ये जो था ना लेग, उसकी टांग पे जो चोट लगी हुई थी ना, तो वो अक्सर चलते चलते गिर जाता था। तो हुआ ये कि वो एक दफा अपने काम पे जा रहा था, तो वहां वो सीढ़ी से उतरते हुए गिर गया। अब उसने जो है सू कर दिया कंपनी को, लेकिन कंपनी ने कहा इसमें हमारा क्या कसूर है। तो द फैक्ट द क्लेमेंट फेल्ड टू सीक असिस्टेंस वाज अनरीजनेबल। तो क्या पता चला कि क्लेमेंट खुद, एक्ट ऑफ द क्लेमेंट खुद कसूरवार है इसमें। क्यों? क्योंकि जब उसको पता है कि उसकी इंजरी है और उसको ये भी पता है कि कभी कभी मैं गिर जाता हूँ, तो उसने असिस्टेंस क्यों नहीं ली? उसने किसी को क्यों नहीं बुलाया हेल्प के लिए कि मेरा हाथ पकड़ लो जरा, या उसने सहारा क्यों नहीं लिया किसी स्टिक का या कुछ? तो देयरफॉर इट वाज अनरीजनेबल। जब आपको मालूम है कि आपके साथ ये मसला है और आपको ये भी मालूम है कि आप मतलब गिर भी जाते हो बाज़ औक़ात अचानक से, तो आपने आपको खुद प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं ली। सो देयरफॉर इट वाज सफिशिएंट टू ब्रेक द चेन ऑफ कैजुअलिटी, कि आप किस बेस पर कंपनी को जिम्मेदार ठहरा रहे, तो वहां आप नहीं ठहरा सकते, ठीक है। दैट इज द एक्ट ऑफ द क्लेमेंट। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी। किसी थर्ड पार्टी की वजह से सब मामला डिस्टर्ब हो गया।
अब इसमें वही वाली बात है कि अ पुलिस इंस्पेक्टर नेग्लिजेंटली हैंडल ट्रैफिक कंट्रोल फॉलोइंग द एक्सीडेंट। गलती पुलिस इंस्पेक्टर की थी कि उसने नेग्लिजेंटली ट्रैफिक को कंट्रोल किया। दिस नेग्लिजेंस लेड टू द क्लेमेंट अ पुलिस ऑफिसर बीइंग किल्ड, एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई इसमें। The defendant who caused the accident successfully argued that the negligent handling by the police inspector broke the chain of causation between his negligence and the death of the officer। यानी अब इसमें जो जिस गाड़ी से वो टकराया, वो शख्स गाड़ी से टकराया पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियो जो नजर आ रहे हैं आवाम को, वो ये कि ये गाड़ी टकरा गई इससे और ये मर गया, मगर एक्चुअल में गलती किसकी थी? उस बंदे की जो वहां ट्रैफिक कंट्रोल पे बैठा था, उसने लाइट ग्रीन कर दी तो गाड़ी चल गई। तो इसके ऊपर जब सू हुआ ना कोर्ट में, इसने यही कहा कि मेरी गलती नहीं थी, इसकी गलती थी। तो एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। तो हालांकि अगर वो ये प्रूफ नहीं कर पाता कि इसकी गलती थी, तो ये डायरेक्टली लायबल होता है उसकी मौत का, ये लॉ ऑफ टॉर्ट में आ जाता। तो चूंकि थर्ड पार्टी ने इंटरफेयर कर दिया, इंटरवीन कर दिया, तो लिहाजा इस केस में फिर कुछ नहीं हो सकता, थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो गई। नेक्स्ट नेचुरल इवेंट्स, इसमें बीच में अर्थक्वेक आ गया। अब लाइक फॉर एग्जांपल, इसमें मैं बड़े मजे की एग्जांपल देती हूँ। फर्ज करो आप गई सैलून बाल कटवाने के लिए, चलो आप नहीं, आपकी दोस्त गई बाल कटवाने के लिए, ठीक है। और वो हमेशा इसी से कटवाती है और ये काट रही है बाल। अब बाल काटते काटते इस बंदी ने तुम्हारी दोस्त के कान काट लिए। अब कान कट गए, अब इसने सू करना था इसको लॉ ऑफ टॉर्ट में। इसने कहा कि भाई मेरी क्या गलती, वो तो उस वक्त अर्थक्वेक आ गया था, मेरा हाथ हिल गया, जमीन हिल गई तो मेरा हाथ हिल गया, अर्थक्वेक की वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं हुआ है। तो फिर वेरीफाई किया जाएगा कि जिस वक्त ये बाल काट रही थी, क्या उस वक्त कोई जलजले के झटके उस एरिया में महसूस किए गए थे। तो अगर तो ये बात सच्ची हो गई, तो फिर नेचुरल इवेंट बीच में आ गया, ये बच गई। बात समझ आई? जी। नेक्स्ट रिमोटनेस ऑफ डैमेज, पढ़िए। Even where the causation is proved, a negligence claim can still fail if the damage caused is too remote. The test of the reasonable foresight developed out of the wagon mount liability is limited to the damage that a reasonable mean could have foreseen. This does not mean that the exact event must be foreseeable in details, just that the eventual outcome is foreseeable. ठीक है, रिमोटनेस मतलब कितना फोर्सिबल था, कितना ये हार्म फोर्सिबल था। अब इसमें केस आता है वेगन माउंट का, जिसमें एक शिप ऑयल लेकर जा रही थी सिडनी हार्बर से, ऑयल एक्सीडेंट हो गया, ऑयल स्पिल हो गया पानी में। अब स्पिल होते होते वो पानी 200 यार्ड्स अवे एक जगह पे पहुंचा कि जहाँ पे एक कंपनी थी जो वेल्डिंग वेल्डिंग करती थी इक्विपमेंट्स की। वो तेल जब उसके किनारे पे वहां पहुंचा, तो वहां पे उस तेल की वजह से आग लग गई और वो पूरी फैक्ट्री जल के राख हो। और वो फैक्ट्री वाले ने सू कर दिया उस शिप कंपनी को। तो अब बताओ कि क्या शिप वाले को पे करना पड़ा? Yes. नहीं पे करना पड़ा, क्योंकि उस फैक्ट्री का जल जाना वॉज नॉट फोर्सिएबल। पॉसिबल नहीं था, ठीक है। हाँ, वो शिप कंपनी को पे करना पड़ेगा, मगर किसको पे करना पड़ेगा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को। क्यों? क्योंकि तेल गिरने की वजह से ओशन पोल्यूशन हुआ है, मछलियां मरी हैं, तो पैसे तो देने पड़ेंगे, मगर किसको? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को। क्योंकि हाँ, तेल गिरने से ये तो फोर्सिएबल था कि जाहिर है ओशन में अगर तेल गिरेगा तो फिर ऑब्वियसली जानवर तो मरेंगे ना, ओशन लाइफ अफेक्ट होगी, राइट। ये फोर्सिएबल था। बट वो तेल का तैर के चले जाना किनारे पर, और वहां पे अभी कंपनी का, ऐसी कंपनी का होना जो कि वेल्डिंग का काम कर रही है, आग वहां पे यूज है, और फिर उसका जल जाना और बुरे तरीके से जल जाना, ये भाई इतना फोर्सिएबल नहीं।
ठीक है। जी। नेक्स्ट, डिफेंसेस टू नेग्लिजेंस। अब अगर किसी से गलती हो गई है, नेग्लिजेंस हो गई है, वो अपने डिफेंस में क्या क्या कह सकता है, खुद को कैसे कैसे बचा सकता है। नंबर वन, Contributory negligence. कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, दो जो हमने ऊपर भी पढ़ा कि एक्ट ऑफ द क्लेमेंट, यानी उसकी अपनी लापरवाही की वजह से उसको ज्यादा नुकसान हुआ, जो वो सीढ़ी से गिर गया। तो यहाँ पर भी एक ऐसा केस है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी होटल में, और वहां पे एक लेडी जो है वॉशरूम जाती है, यूज करती है, ठीक है, और वो वॉशरूम का दरवाजा खराब होता है, वो उसमें लॉक हो जाती है। तो वॉशरूम में लॉक हो जाना ये तो फोर्सिएबल था, मगर ये तो फोर्सिएबल नहीं था कि वो चढ़ेगी कमोड पे और वहां से स्लिप होके गिरेगी और फिर फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इंजरी जो है उसकी खुद की कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, लिहाजा वो कंपनी, होटल लायबल नहीं है। ठीक है, Right. जी। मतलब उसकी कंप्लीट इंजरी के लिए लायबल नहीं है। हाँ, वो जो उसको स्ट्रेस हुआ लॉक होने पर तो थोड़ा बहुत वो शायद पेनल्टी दे देंगे, मगर उसकी मेडिकल का खर्चा वो सब लोग नहीं देंगे। बात समझ आ रही है। जी। नेक्स्ट, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। Voluntary non-fit injuria where defendant's actions carry the risk of a tort being committed. They will have a defense if it can be proved that the claimant consented to the risk. यानी कि वो खुद वॉलेंटरीली उसने एक्सेप्ट किया द रिस्क। यानी कि इसमें हम बोलते हैं डिस्क्लेमर, जैसे डॉक्टर साइन करवा लेते हैं ना, डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी बहुत खतरनाक है, 50% चांस है सक्सेसफुल होने का, मगर पेशेंट ने बोला वी आर रेडी, करो, हमें रिस्क लेना है, और फिर कुछ गड़बड़ हो गई, तो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरी वो खुद राजी था ये रिस्क लेने के लिए, हमने तो पहले ही बताया था। they both parties expressly consented to the risk as waiver forms were signed। ठीक, बात समझ जी। आ गई। जी। नेक्स्ट, विकेरियस लाइबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका केस ये था कि वार्डन था बोर्डिंग स्कूल का, एंड ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ अब्यूजिंग चिल्ड्रन रेसिडेंट देयर। डिसीजन क्या आया, दैट स्कूल वाज विकेरियसली लाइबल। नंबर वन, उन्होंने हायरिंग में क्यों नहीं चेक किया। नंबर टू, उन्होंने मॉनिटर क्यों नहीं किया। नंबर थ्री, जब उनको पता चला तो उन्होंने निकाला क्यों, एक्शन क्यों नहीं लिया। तो ये द स्कूल वाज विकेरियसली लायबल। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एडवाइस पढ़िए। Professional, individual, and organization have a special relationship with their client and those who rely on their work. This is because they act in an expert capacity. क्या कह रहे हैं। प्रोफेशनल एडवाइस और प्रोफेशनल रिलेशन हमें जो है ना वो रखने चाहिए, केयरफुली रखने चाहिए, बिकॉज वो एक उनकी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस ना हो जाए, उस कैपेसिटी में ना हो जाए, बिल्कुल, अब जैसे क्योंकि कि वो। हम सब जानते हैं कि हमारे फैमिलीज में एक होता है जिसको हम कहते हैं फैमिली डॉक्टर। हम कोई मसला होता है हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसकी एडवाइस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पूरी फैमिली इसी की एडवाइस पे रिलाई कर रही होती है, और इसने अगर गलत मशवरा दे दिया तो फिर सब गलत हो जाएगा। तो देयरफॉर इट इज हिज utmost ड्यूटी ऑफ केयर कि वो सही तरीके से दे, एंड देयर इज नो नेग्लिजेंस। उसकी एक्सपर्ट कैपेसिटी पे सब रिलाई कर रहे हैं, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। राइट। द स्पेशल रिलेशनशिप में भी यही आता है, द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट मस्ट हैव डन सो इन सम प्रोफेशनल और एक्सपर्ट कैपेसिटी which made it likely that others would rely on what they said. This is the position of an advisor such as an accountant, banker, solicitor, surveyor, कि जिसमें स्पेशल रिलेशनशिप, जाहिर है लॉयर है, हायर किया है तो आप उसी की बात मानोगे, सॉलिसिटर है उसी की बात मानोगे, आप बैंक जा रहे हो कोई मशवरा ले रहे हो इन्वेस्टमेंट का, तो जो बैंकर है उसी की बात मानोगे। तो स्पेशल रिलेशनशिप हो गया ना यहाँ पे। राइट। obiter dicta are those statements that are made, ये पिछले चैप्टर से, बाय द वे, है ना। obiter यस। dicta यानी जजेस वो फैसला सुना रहे हैं, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट्स जो बाय द वे बोली गई हैं उनको obiter dicta कहते हैं। रेशियो डिसिडेंडी, द रैशनल बिहाइंड द डिसीजन। इफेक्ट्स। डिसीजन, ठीक है, कि कोई भी डिसीजन आया है, फैसला आया है, तो उसके पीछे रैशनल या प्रिंसिपल क्या है। अब कुछ केसेस हैं जो बाइंडिंग होते हैं और कुछ केसेस हैं जो परसुएसिव होते हैं। बाइंडिंग,
बाइंडिंग यानी कि हर हाल में दूसरे कोर्ट को, बड़े कोर्ट की बात माननी ही माननी। एंड परसुएसिव कि जिसमें वो चाहे Yes. तो माने, चाहे तो ना माने। Yes. द कपैरो डिसीजन पढ़िए। The Caparo case is fundamental to understanding professional negligence. It was decided that auditors do not owe a general duty of care to the public at large or to shareholders increasing their stakes in the company in question. क्या कह रहे हैं? ये केस कपैरो केस आया था। इट्स फंडामेंटल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। इट वाज डिसाइडेड दैट ऑडिटर्स डू नॉट owe a general duty of care to the public at large or to shareholders increasing their stakes in the company in question। यानी ऑडिटर जो भी ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है, उस ऑडिट रिपोर्ट के बेस पे बहुत सारे शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर डिसीजन लेते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। बट ऑडिटर के पास ये जनरल ड्यूटी ऑफ केयर नहीं है, क्योंकि ऑडिटर ने सबको नहीं बोला कि तुम लोग मेरे उस पे रिपोर्ट पे रिलाई करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। ऑडिटर का तो बस काम ये है कि वो जाए, छान पटक करे टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, मेक श्योर करे कि कंपनी किसी हैंकी पैंकी में इन्वॉल्व नहीं है। मगर उसके बावजूद उसके इस छान पटक के ऊपर रिलाई करके अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उसकी मर्जी है। सो ये बोला गया है कि उसकी उसके ऊपर ये ड्यूटी ऑफ केयर लागू नहीं होगी। The auditor's duty did not extend to potential investors nor to existing shareholders increasing their stakes. It was a duty owed to the body of shareholders as a whole। यानी ये जो रिपोर्ट तैयार हो रही है, ये इसलिए तैयार नहीं हो रही कि इन्वेस्टर्स को बताया जाए कि फ्यूचर में भी ये कंपनी बड़ी अच्छी होगी, इसमें इन्वेस्ट करो। ना ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये बताया जा रहा है कि भैया बहुत जबरदस्त कंपनी है, अपने स्टेक्स बढ़ा लो। ये इसलिए बोला जा रहा है, ये रिपोर्ट इसलिए है, ये शेयर होल्डर्स के लिए है कि हाँ, जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो तुमने की हुई है ना, वो सेफ है, वो इस वक्त कोई हैंकी पैंकी नहीं होगी। मगर फ्यूचर में होगी या नहीं होगी, ये इसकी तो कोई गारंटी ऑडिटर नहीं दे रहा ना। और तो Yes. आपने कैसे उसकी रिपोर्ट को देखते हुए मजीद इन्वेस्टमेंट फ्यूचर का सोच के कर ली? उसकी आप उसको ऑडिटर को नहीं सू कर सकते इस बात पे कि अरे मैंने तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट देखकर इन्वेस्ट किया और अगले ही दिन पता चला कि कंपनी तो डूब गई। आप नहीं कर सकते उसको सू, क्योंकि ये रिपोर्ट इसलिए बनाई ही नहीं जा रही, सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है कि जो लोगों के हैं ऑलरेडी पैसे उसमें, वो अभी तक जो कंपनी ने काम किया है वो सही किया है या नहीं किया। बाकी सब रिपीट हो रही हैं चीजें। Extension of liability to third parties. Although the Capero case states that no general duty is owed by auditors to third parties, a number of cases have found that an auditor can owe a duty in limited circumstances। यानी एक्सेप्शन तो है ना, हमने तो पढ़ा है कि हर लॉ का कोई ना कोई एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शनल कोई केस आ सकता है कि जहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी ऑडिटर पे डाली जा सकती। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। Okay. कोई सवाल यहाँ तक? नहीं. क्विकली जरा क्विक क्विज ट्राई कीजिए। In tort, no previous transaction or contractual relationship need exist. सेकंड वाले का सी है. ये वाला बता दें। टॉर्ट में कोई प्रीवियस ट्रांजैक्शन का होना जरूरी तो नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना जरूरी तो नहीं है। नहीं, मैं क्या, नो नो, फॉल्स.
Sorry, true. Next. When the court applies the maxim res ipsa loquitur, it is held that the facts speak for themselves, and the defendant does not have to prove anything since the burden of proof is on the claimant. True. Under which circumstance will a court reduce the award of damages to a claimant? Under which the court reduce award of damage for claimant, the chain of causality, the additional damage claimant must be suffered. A. Public companies auditor owe no general duty of care to the public at large who rely on the audit report in deciding to invest. This is the decision from Capero. True or Yes, false? true. So first answer is true, second is C, third is false, fourth is C, contributory negligence, and fifth is true. तो आपका कौन सा आंसर रॉन्ग हुआ? ये वाला wrong. ये वाला तो करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, और ये वाला फॉल्स है, ये फॉल्स होना चाहिए. And this is C. Okay. ठीक, कोई सवाल? नहीं, कल 2 बजे जो टेस्ट होगा वो क्लास तो 4 बजे होगी ना, तो फिर वो टेस्ट के बाद क्लास होगी? हाँ बिल्कुल होगी इंशाल्लाह. अच्छा, और जो टेस्ट होगा वो मेरा मतलब पोर्टल पे वो आ पोर्टल पे जाएगा? होगा, वो मिस विमशा के साथ आप कोऑर्डिनेट कर लेंगे, वो आपको गाइड कर देंगे किस तरह से. ठीक है, तो ये हमारे हो चुके हैं, हमारे ये हो चुका है, और क्या हो गया? ये हो गया है ना. ठीक है. अभी ये पूरा रहता है ना, डी और ई रहता है, और ये एक और भी रहता है, जी भी रहता है. ठीक है इंशाल्लाह. ठीक है, thank you so much Tareen, have a great day ahead and all the best for your tomorrow's test. Hope to see you clear with flying colors inshallah. Now Thank you. this Okay.